फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं ई एकेडमी 123 पर। आज हम जानेंगे स्पेशल कट ऑफ के बारे में, यानी जो सीएसई यूपीएससी का जो सीएसई होता है, यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है 2019 का रिज़ल्ट आ चुका है। आप ऑलरेडी न्यूज़ में और सोशल मीडिया पर जान ही गए होंगे, लेकिन एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए या आपने जान ली तो बहुत अच्छी बात है कि ईच कैटेगरी और ईच स्टेप स्टेप यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही थी। अगर ये आपको पता है तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा, और अगर आप नहीं पता है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज स्टेप वाइज कितनी कट ऑफ रही थी, और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि अगर टाई हो जाता है, दो लोगों के मार्क्स नंबर सेम आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या चीज़ होगी, कौन सा स्टेप यूपीएससी फॉलो करेगी और उनको हायर प्रायोरिटी पर किसको रखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि अपन को प्रिपरेशन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जिस प्रकार से यूपीएससी का ट्रेंड साल दर साल चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पर बात करते हैं। ये अभी तक यूपीएससी ने रिलीज़ नहीं किया था, अभी इस साइट पर रिलीज़ कर दिया, वहाँ से मैंने लिया है। आप चाहो तो वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। तो अगर आप सीएसई मेन यानी सिविल सर्विस प्रीलिम्स की अगर बात की जाए, तो अगर प्रीलिम्स में आप हो और अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, यानी जनरल से हो यानी ओपन कैटेगरी से हो, तो यहाँ पर दो चीज़ होती है। एक तो पेपर 1 होता है जिसमें आपको 200 मार्क्स का होता है, और एक पेपर 2 जिसको आप क्या बोलते हो, सी सेट बोलते हो, और ये भी यहाँ पर ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, जिसमें 33 मार्क्स अगर आप ले आए तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कोर करना, पेपर 1 जो कि जीएस का होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आपके मार्क्स अगर 98 मार्क्स हैं, परसेंट नहीं 98 मार्क्स का बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर 98 मार्क्स आपके हैं तो आपको बोल दिया जाएगा कि भाई मेंस की तैयारी करो। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जनरल के लिए 98 मार्क्स कट ऑफ रही थी 2019 में। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की तो 90 मार्क्स रही थी। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 95.34 मार्क्स रहता प्रीलिम्स में, और एससी की बात की जाए तो 82 मार्क्स रहा था, और शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर बात की जाए तो 77.34 प्रीलिम्स में अगर मार्क्स आ रहे तो वो मेंस देने के योग्य है, काबिल है, उसको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से PW2 अब कुछ दिव्यांगजन के लिए भी बात की गई है इसमें, जैसे कि PWBD1 कैटेगरी जो इनकी सब कैटेगरी है उसमें से 53.34 है, और PWBD2 के लिए 44.66 यानी 41 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप मेंस लिख सकेंगे। सबसे लोअर कट ऑफ, कम कट ऑफ है मतलब। और खैर होनी भी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को इतने संसाधन और इतनी काबिलियत, खैर काबिलियत तो उन्हें बहुत होती है, लेकिन और भी चीज़ें जो मैटर करती है, परिस्थितियाँ, उनको ध्यान में रखकर सरकार ने ये स्टेप्स लिया है, तो स्वागत योग्य है। और उसके बाद आपके पास आता है कि PWBD3 जो होता है, इसमें आपको 40.66 मार्क्स होने चाहिए। 4 इन्होंने नहीं लिया, और डायरेक्टली 5 पर जंप करके 61.34 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप मेंस में लिख सकते हो, अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो सीईसी मेंस के लिए अपन बात करते हैं। मेंस यानी जहाँ पर आंसर राइट करना पड़ता है, हाथों से लिखना पड़ता है। यहाँ तो क्या हो रहा है, टिक लग रहा है ना। तो यहाँ पर इस मेंस में आपको क्या करना है, आंसर, जहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव आंसर राइटिंग होती है, जिसके अंदर प्रॉपर आपको देखा जाता है कि आपकी लेखन शैली कैसी है, अभिव्यक्ति कैसी है, आप पेन पेपर के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रखते हैं, और आपकी अभिव्यक्ति का प्रवाह कैसा है, भाषा मंजी हुई है कि नहीं, सुलझी हुई है कि नहीं, ये बहुत सारे मायने आपके, ये बहुत सारे मानक आपसे जांचे जाएंगे, टटोले जाएंगे, ताकि आप एक कुशल प्रशासक की प्रोफाइल के लिए उपयुक्त साबित हो सके। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो EWS यानी एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन जो आएंगे, CSE मेन में जिनको मार्क्स आ रहे थे वो 696 थे, और प्रीलिम्स में जनरल के लिए 751 मार्क्स आपको मेंस में आने चाहिए थे। 751 अगर मार्क्स आपका आ गए तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। इसी प्रकार से 796 अगर आपके 696 अगर आपके पास मार्क्स आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ओबीसी में 718 है ये आंकड़ा, और एससी में ये 706 है, और ये 699 है। किस में, एसटी में। एसटी में 699 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं, यानी 700 में एक कम मार्क्स भी अगर आ रहे हैं, तो आप मेंस के लिए जंप कर सकते हो, आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आगे की कड़ी की बात करें तो एसटी में 699 था, और PWBD1 में आपको 663 मार्क्स यानी 663 मार्क्स होगा तब भी काम चल जाएगा। साथ ही साथ आपका 698 मार्क्स PWBD2 में होगा तो चल जाएगा, और PWBD3 में 374, ये लगभग सबसे कम मार्क्स लग रहे हैं। और उसके बाद आपके पास आता है
BD 5 वाले स्टेप में 561 561 मार्क्स अगर है तो आप मेंस लिखने के काबिल हो, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? ये मेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब आपके पास ये मेंस में इतने इतने मार्क्स अगर आपने गेन किए होंगे तो आप क्या कर लिख सकते हो? फाइनल यानी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, ठीक है। 961 मार्क्स अगर आपने इंटरव्यू तक आपके मार्क्स 961 आ गए तो आप आईएएस क्वालिफाई कर गए। यानी आईएएस तो बहुत ही एक सेक्शन का नाम है, यानी कहने का अर्थ कि आप पूरी यूपीएससी सीएससी की एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली है आपने, पूरे उसके तीनों चरण, ऑल 3 स्टेप्स हैज़ बीन क्वालिफाइड। तो ये आपके पास 961 है। और फिर अगर आप बात करें AWS की तो आपको 909 अगर टोटल मार्क्स आपके आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरव्यू तो आप आईएएस बन गए। मतलब आईएएस नहीं, यूपीएससी का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, यूपीएससी सीएससी आपने क्वालिफाई कर लिया। और ओबीसी के लिए 925 और एससी के लिए ये आंकड़ा 898 था और एसटी के लिए 893 था। 893 मार्क्स आते ही आप क्या बन जाएंगे? आप यूपीएससी कि जो एस्पिरेंट्स की जो लिस्ट होती है, जो कैंडिडेट की लिस्ट है, उसमें आप क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे की जो कड़ियाँ हैं जिसमें हम अलग और कैटेगरी की बात करते हैं, तो ये जैसे कि एसटी के तो हो ही गया। अब मान लो कि अगर आपके पास PWBD1 के 861 मार्क्स, BD2 के 890 मार्क्स, PWBD3 के 653 मार्क्स और फाइनली PWBD5 के 708 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप सिविल सर्विस के तीनों चरणों को आपने उत्तीर्ण कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी कट ऑफ की। अब अपन आते, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो ये चीज़ तो अब हो ही गई। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि ये जीएस ओनली से ही आपका कट ऑफ, जीएस पेपर 2 क्या है तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई थी, है ना। तो सब्जेक्ट टू 10% मार्क्स इन ईच 7 कॉम्पिटिटिव पेपर्स, दैट इज इसे और ये सब, ये और कितने सब्जेक्ट रहेंगे उसमें? ये तो जीएस के तो 4 पेपर हो ही गए भाई साहब, है ना। ऑप्शनल के फर्स्ट और ऑप्शनल के सेकंड, इसमें और क्या क्या होगा? तो ये 4 और 2 6 और एक आपका क्या होगा? इससे होगा, हाँ इससे तो होना ही चाहिए। तो ये आपके हो गए इससे। अब ये यहाँ पर जो बात बोल रहा है भाई साहब, यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज टेलिंग इज सब्जेक्ट टू 10% मार्क्स ऑफ ईच ऑफ द 7 कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज़। तो यहाँ से आने के बाद फिर हम आते हैं पेपर 2 पर। तो यहाँ पे आ रहा है हु मोर, मतलब 2 कैंडिडेट अगर है, मान लो कि कैंडिडेट 1 और ये कैंडिडेट 2 दोनों के मार्क्स मान लो कि 800 आ रहे, तो किसको पहली रैंक दी जाएगी? मतलब प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? मतलब इनमें पहली रैंक किसको दी जाएगी और दूसरी रैंक किसको दी जाएगी? तो ये डिपेंड करेगा कि उनके कंपलसरी पेपर, यानी जैसे कि कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन कंपलसरी पेपर्स जो होते हैं उनमें कितना मार्क्स दिया जाएगा कंपलसरी पेपर, और साथ ही साथ पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू और कंपलसरी पेपर्स के मार्क्स को जोड़कर जिसका हायर होगा उसको आप क्या करेंगे? हायर प्रायोरिटी यानी उसमें फर्स्ट रैंक देंगे उन दोनों में से। इसी प्रकार से अगर पहला वाला कैटेगरी फुलफिल हुआ मतलब दोनों मार्क्स फिर भी सेम आ गए, तो आप मतलब यूपीएससी क्या करेगी? अबव आर इक्वल देन कैंडिडेट सीनियर कैंडिडेट मतलब क्या? सीनियर कैंडिडेट मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, एज मतलब एक 91 का है और एक 1992 का है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा? सीनियर को, 91 वाले को मिलेगा। 92 वाला जूनियर कंसिडर करके उसको लोअर रैंक दिया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि टू बी रैंक्ड हायर, द कैंडिडेट सीनियर इन एज टू बी रैंक्ड हायर, ठीक है। और ये थर्ड वाला जो है कि जिसमें अगर मान लो कि कैंडिडेट सेम, यानी ये और ये ऊपर की दोनों कंडीशंस यानी शर्तों में अगर सेम हुआ तो रैंक टू बी हायर द कंपलसरी यानी कि कहने का अर्थ जिसके मार्क्स कंपलसरी पेपर में ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा यदि ये दोनों सेम होते हैं तो, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जिसको अपन ने डिस्कस किया। अब अपन को पढ़ना कैसे है अल्टीमेटली, तो ये जो एग्ज़ाम है ये नॉलेज का नहीं है, इतना नॉलेज सभी को रहता है जितना ये पूछता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम किस चीज़ का है? ये एग्ज़ाम है अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का, यानी ये समझ का एग्ज़ाम है रादर देन द इन्फॉर्मेशन। यानी इन्फॉर्मेशन, जानकारी जुटाना, जानकारी को अपने जहन में रखना ही सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए काबिलियत नहीं पैदा करता, बल्कि साथ ही साथ आप कितने रिफॉर्मेटिव, कितने बैलेंस्ड एजुकेशन पर आप काम कर रहे हैं और कितनी समझ, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कितनी है, दैट विल बी कंसिडर इन दैट एग्जामिनेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये बात यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।